तो आज का ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो CNW डिपार्टमेंट्स हैं। इसके पिछले 2 पार्ट में हमने 100 सवाल लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। 1000 सवाल जवाब है जो पार्ट पार्ट में कई वीडियो के रूप में आपके सामने आने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल लेते हैं। वेयर हैज़ बिन डिस्टिंक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन ICF RCF कोच। जो डिस्टिंक्शन ट्यूब होता है ICF और RCF में वो कहाँ पे रहता है? 4 ऑप्शन है, बिटवीन मेन हेड स्टॉक एंड एक्सिलरी हेड स्टॉक, या फिर आउटर मेन हेड स्टॉक, या फिर विद एक्सिलरी हेड स्टॉक, या फिर नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्शन ट्यूब होता है वो मेन हेड स्टॉक और एक्सिलरी हेड स्टॉक के बीच में होता है। जो हमारा हेड स्टॉक है, ये हमारा हेड स्टॉक हो गया, जहाँ पे हमारे ये 2 बफर लगे होते हैं। ये हमारा बफर हो गया, यहाँ पे हमारा कपलिंग हो गया, और इसके बाद अंदर में एक और यहाँ पे एक्सिलरी हेड स्टॉक होता है। इनके बीच में ट्यूब लगे होते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्यूब लगे होते हैं। इन्हीं को कहा जाता है डिस्ट्रिक्शन ट्यूब। तो ये हिस्सा खास करके कमजोर बनाया जाता है जानबूझ के, कि जब एक्सीडेंट हो तो उस समय ये हिस्सा जितना भी फोर्स है उसको झेल सके और बाकी कोच में कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए ये डिस्ट्रिक्शन ट्यूब लगाया जाता है। इसका काम ही है झटके लगने पे, यानी कि एक्सीडेंट के टाइम जब जोरदार बड़ा झटका लगता है तो उस समय ये कोलैप्स हो जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, और उसका जो झटके का जो इम्पैक्ट है वो कोच के अंदर ना जाए। तो ये लगा होता है मेन हेड स्टॉक और एक्सिलरी हेड स्टॉक के बीच में, और ये कहाँ होता है? ICF के अंदर। अगला सवाल, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज। जो मैक्सिमम बफर हाइट पूछा जा रहा है रेल लेवल से बफर के सेंटर के बीच में कितना होता है? ये सवाल बहुत जगह आता है, हमेशा ही आता है। 1105 mm, बड़ा बेसिक सवाल है और ये सबको आता होगा। मैक्सिमम 1105 mm और मिनिमम 1090 mm। ये एम्प्टी कंडीशन का है, मैक्सिमम 1105, मिनिमम 1090। अगला सवाल, इन लोडेड कंडीशन द मिनिमम परमिशिबल हाइट ऑफ बफर इन ICF कोच। ICF कोच के अंदर लोडेड कंडीशन में मिनिमम परमिशिबल बफर हाइट कितना होता है? तो ये 1030 होता है। और ये सिर्फ ICF के लिए नहीं है, ये LHB हो या ICF हो, सबके लिए 1030 mm ही है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली ICF के लिए पूछा गया है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जब लोडेड कोई भी कोच होता है तो उसका मिनिमम बफर हाइट 1030 mm होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम 1105 mm होता है एम्प्टी कंडीशन में, और एम्प्टी कंडीशन में मिनिमम 1090 mm होता है। चलिए अगला सवाल, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1030 mm। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज। हेड स्टॉक से स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन कितना होता है? तो 635 mm होता है स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 105, मिनिमम परमिशिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, यानी कि जो हमारा बफर प्रोजेक्शन है मिनिमम कितना होता है हेड स्टॉक से? तो 584 mm होता है, मिनिमम 584 mm होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोच इज। जो ICF कोच में बफर प्लंजर लगा होता है उसके फेस का डायमीटर पूछा जा रहा है कि उसके फेस का डायमीटर कितना होता है? तो ये होता है 457 mm। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 107, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बफर सेट ऑन वन एंड, यानी कि एक साइड में लगे हुए 2 बफर सेट के बीच में, 2 बफर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 2 बफर के बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो ये होता है 1956 mm। यानी कि एक ही एंड पे लगे हुए 2 बफर के बीच का जो डिस्टेंस है 1956 mm होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 108, व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्टॉक इन mm। जो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्टॉक होता है mm में वो कितना होता है? तो 127 mm होता है मैक्सिमम बफर प्लंजर स्टॉक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 109, हाउ द वेट ऑफ बॉडी इज ट्रांसफॉर्म और ट्रॉली इन ICF कोच। ICF कोच के अंदर जो बॉडी का वेट है वो कैसे ट्रांसफर होता है ट्रॉली पे? तो किसके थ्रू होता है? जर्नल, व्हील, साइड बैरल या फिर डैशबोर्ड? तो ये साइड बैरल। ICF कोच में पूरा जो लोड ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है बॉडी से ट्रॉली पे, वो साइड बैरल के थ्रू होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 110, द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ। जो ICF का बफर प्लंजर होता है किससे बना होता है? तो वो कास्ट स्टील से बना होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इन एम्प्टी कंडीशन द मिनिमम परमिशिबल हाइट ऑफ बफर इन ICF कोच इज। एम्प्टी कंडीशन में यानी कि खाली कंडीशन में ICF कोच का मिनिमम परमिशिबल बफर हाइट कितना होता है? तो ऊपर मैंने बताया था 1090 mm होता है। 1090 mm खाली में होता है और 1105 mm
खाली में मैक्सिमम होता है, मिनिमम 1090 और यहाँ पे मैक्सिमम 1105 mm होता है। अगला सवाल, द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इन थ्रू, जो कोच के अंदर ड्रॉ और बफिंग फोर्स है वो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू बफिंग और ड्रॉ, जो हमारा ड्रॉ और बफिंग फोर्स है किसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो सेंटर पिवट, बॉगी, साइड बैरर या फिर व्हील, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर पिवट। सेंटर पिवट के थ्रू ही ड्रॉ फोर्स या फिर बफिंग फोर्स ट्रांसमिट होता है। चलिए सवाल नंबर 113, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एच टाइप सीबीसी इज, एच टाइप सीबीसी की जो ढुलाई की क्षमता होती है, हॉलिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो 9000 टन होती है, 9000 टन। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 114, What thickness of hard packing ring used for 889 to 864 mm diameter of two wheel set of bogie in adjustment of buffer height? अगर कोई ऐसा बॉगी है जिसमें 2 व्हील सेट लगे हुए हैं जिसका साइज 889 और 864 के बीच में है, तो इनमें जो पैकिंग है उन पैकिंग कौन से साइज के पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये 13 mm के पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस व्हील डायमीटर के साथ कौन से साइज़ का हार्ड पैकिंग यूज़ होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। सवाल नंबर 115, व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 863 टू 840 mm डायमीटर ऑफ टू व्हील सेट ऑफ बॉगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट, यानी कि अगर व्हील सेट 863 से 840 mm डायमीटर वाले व्हील्स जो होते हैं अगर वो किसी गाड़ी में यूज़ किए गए हैं तो वहाँ पे बफर हाइट मेंटेन करने के लिए कितने mm के पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये होता है 26 mm। ये मैंने पूरा वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं जाके। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 116, थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 839 टू 820 mm डायमीटर ऑफ टू व्हील सेट ऑफ बॉगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट इज। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 839 से 820 mm के बीच का जो डायमीटर वाले व्हील होते हैं उनके बफर हाइट एडजस्टमेंट के लिए कौन से साइज़ के पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये 38 mm के पैकिंग साइज़ का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 117, देखिए ये चारों सवाल हो गए, इनमें सारे व्हील का मिल गया है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी साइज़ के व्हील होते हैं उन सब के यहाँ पे आपको हार्ड पैकिंग मिल गए हैं, तो आप इनको एक जगह लिख भी सकते हैं कि कितने से कितने के बीच में किस साइज़ के पैकिंग का इस्तेमाल होता है। और एक जगह पूरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज फॉर 819 mm डायमीटर ऑफ टू व्हील सेट ऑफ बॉगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट इज। अगर 819 mm डायमीटर का व्हील सेट है तो उसमें बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए कितने mm पैकिंग का यूज़ किया जाता है, हार्ड पैकिंग का, तो ये 48 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 mm। अगला सवाल, नॉमिनल थिकनेस ऑफ बफर केसिंग बॉडी वॉल इज। जो बफर केसिंग जो बफर केस होता है उसका जो बॉडी होता है तो उस बॉडी वॉल का नॉमिनल थिकनेस कितना होता है, तो 11.50 mm यहाँ पे थिकनेस होता है केसिंग का। जो हमारा बफर केस होता है कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें इस बॉडी के थिकनेस को पूछा गया है, तो 11.50 mm होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज वियर लिमिट ऑफ बफर केसिंग बॉडी वॉल। जो बफर केसिंग बॉडी वॉल होता है यानी बफर केस का जो बॉडी वॉल होता है उसका जो वियर लिमिट है यानी कि घिसने की लिमिट है वो कितनी होती है, तो 5.50 mm होती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है 5.50 या 5.00 mm। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 120, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। जो एच टाइप का सीबीसी होता है उसमें सबसे वीकेस्ट वहाँ जो उसका पॉइंट है वो कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट लिंक किसको कहते हैं, जो बार बार टूट सकता है, ख़राब हो सकता है या जो रिपेयर किया जाता है बार बार उसमें प्रॉब्लम आते हैं, तो वो नकल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर में नकल वो हिस्सा है, सबसे वीकेस्ट लिंक है जो ज़्यादातर जिसमें प्रॉब्लम आती है या फिर ख़राब हो सकता है, टूट सकता है, घिस सकता है, जिसको बार बार रिपेयर करना पड़ता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 121, डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज़ प्रोवाइडेड इन साइड द। डिस्ट्रक्शन ट्यूब किधर को प्रोवाइड की जाती है, यानी कि अभी हमने ऊपर डिस्ट्रक्शन ट्यूब जो देखा, देखिए डिस्ट्रक्शन ट्यूब यहाँ पे दो तरह का होता है। ऊपर जो हमारा सवाल था जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा आज का दूसरा सवाल था, यहाँ पे 102 नंबर का जो सवाल था, ये डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन आईसीएफ आरसीएफ कोच। यहाँ पे कोच की बात हो रही है कि डिस्ट्रक्शन ट्यूब कहाँ पे, तो यहाँ पे तो ऑप्शन था ए, यानी कि
बिटवीन हेड स्टॉक एंड एक्सिलरी हेड स्टॉक। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया डिस्ट्रिक्शन ट्यूब से ही जुड़ा हुआ, जो यहाँ पे पूछ रहा है डिस्ट्रिक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इन साइड द, यानी कि डिस्ट्रिक्शन ट्यूब कहाँ दिया जाता है। तो यहाँ बफर भी दिया है, हेड स्टॉक भी दिया है, अंडर सोल बार भी दिया है और नन भी दिया है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, हेड स्टॉक खाली दिया है और खाली बफर लिखा है, तो यहाँ पे हम बफर लेंगे, क्योंकि बफर के अंदर भी डिस्ट्रिक्शन ट्यूब होता है। जो हमारा बफर होता है, बफर के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्शन ट्यूब होता है, यानी कि डमरू के जैसा होता है। और ये कब काम आता है, जब दो कोच के बीच में जोर से झटका लगता है तो सबसे पहले ये टूट जाता है ताकि वो झटका कोच के अंदर ना आए। तो एक डिस्ट्रिक्शन ट्यूब बफर के अंदर भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बफर। सवाल नंबर 122, एट ऑर्गेनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी। प्रारंभिक स्टेशन पे जहाँ से मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होती है वहाँ पे उनका ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो 100% ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए शुरुआती स्टेशन पे मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 123, कट ऑफ एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू। कट ऑफ एंगल कॉक कहाँ लगाया जाता है, एफपी में, बीपी में, एफपी या बीपी दोनों में। तो बीपी और एफपी दोनों में कट ऑफ एंगल कॉक लगाया जाता है। एक साइड में 2 और एक साइड में 2, यानी कि एक कोच में टोटल 4 कट ऑफ एंगल होते हैं, एक एफपी एक बीपी और दूसरे एंड में भी एफपी और बीपी। और अगर सिंगल पाइप वैगन है तो उसके अंदर सिर्फ 2 रहेंगे, एक एंड में एक और एक एंड में एक। ट्रेन जो ब्रेक पाइप होता है बस उसमें रहेगा, क्योंकि उसमें एफपी तो होता नहीं है, सिर्फ बीपी होता है जिसे ट्रेन पाइप भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिंगल पाइप वाले जो भी वैगन है उसमें अगर कट ऑफ एंगल कॉक की संख्या पूछी जाए तो 2 ही रहेगी टोटल एक वैगन में। और अगर ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए, चाहे कोच हो चाहे वैगन हो, तो वहाँ पे टोटल कट ऑफ एंगल कॉक की संख्या 4 होती है। दोनों एंड में 2-2 एफपी और बीपी पे लगा होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कट ऑफ एंगल कॉक कहाँ लगा होता है, तो कट ऑफ एंगल कॉक बीपी और एफपी दोनों में लगा होता है। ये नहीं पूछा गया सिंगल पाइप या ट्विन पाइप, तो यहाँ पे हम ट्विन पाइप मान के चलेंगे और बीपी और एफपी दोनों का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 124, व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन फिटेड विद मॉडिफाइड हॉरिजॉन्टल लीवर। जो मॉडिफाइड हॉरिजॉन्टल लीवर वाले जो हमारे कोचिंग ट्रेन होते हैं उसमें पिस्टन स्ट्रोक पूछा जा रहा है कितना होता है, तो ये होता है 60 ± 10 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 125, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर कितना होता है, तो 230 mm होता है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 126, द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम। कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर कितना होता है, तो 355 mm होता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 355 mm। सवाल नंबर 127, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्ट शुड नॉट बी मोर देन। जब हम सिंगल कार टेस्ट करते हैं तो उसमें जो एयर का लीकेज होता है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये होता है 0.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 128, इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशराइज फ्रॉम 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने देर में पहुंच जाता है, कितने देर में हो जाता है, तो ये 3 से 5 सेकंड के अंदर हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 129, चेक वाल्व विद चॉक अलाउ एयर फ्रॉम। चेक वाल्व का जो चॉक है वो कहाँ से कहाँ एयर फ्लो को अलाउ करता है। क्या बीपी से एफपी को अलाउ करता है, एफपी से सीआर को करता है, या एफपी से एआर को करता है, या फिर यहाँ एआर से बीसीयू करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एफपी टू एआर। चेक वाल्व का मतलब यहाँ पे नॉन रिटर्न एनआरबी जिसको कहते हैं एनआरबी। जो हमारा एआर टैंक होता है, एआर टैंक के ठीक पहले यहाँ पे एनआरबी लगा होता है जिसका काम होता है, और यहाँ पे एक डर्ट कलेक्टर लगा होता है, और फिर ये जाके यहाँ पे एफपी पाइप में जुड़ जाता है। तो इसका काम होता है एफपी के प्रेशर को यहाँ पे एआर टैंक में जाने देना, ये हमारा एनआरबी है जिसको कि हम चॉक वाल्व भी कहते हैं। तो इसका काम होता है एफपी के प्रेशर को एयर टैंक में जाने देना, लेकिन एयर टैंक के प्रेशर को वापस एफपी के पाइप में नहीं आने देना, रोकना। तो ये एनआरबी हमारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एफपी टू एआर। ये फ्लो करता है एयर को, यानी कि जाने देता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 130, व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय क्यूआरबी विच प्रेशर विल बी वेंट आउट। जब हम मैनुअली रिलीज करते हैं ब्रेक को क्यूआरवी के थ्रू,
तो कौन सा प्रेशर बाहर निकलता है, कहाँ का प्रेशर बाहर निकलता है। तो देखिए जब भी मैनुअली आप रिलीज़ करते हैं क्यूआरबी के थ्रू तो जो हमारा प्रेशर है वो सीआर का प्रेशर बाहर निकलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीआर का प्रेशर, सीआर प्रेशर। अगला सवाल, सवाल नंबर 131, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन। कंट्रोल रिजर्वायर में जो हमारा कोचिंग ट्रेन के अंदर जो सीआर होता है, कंट्रोल रिजर्वायर होता है, उसमें कितना प्रेशर होता है। सीआर का यहाँ प्रेशर पूछा जा रहा है, उसकी कैपेसिटी नहीं पूछी जा रही है, उसका प्रेशर पूछा जा रहा है। तो जो हमारा सीआर का प्रेशर होता है वो 5 kg होता है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सीआर है वो हमारे बीपी से चार्ज होता है और बीपी का प्रेशर 5 kg होता है, इसलिए सीआर का प्रेशर हमेशा 5 kg होता है। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे कोचिंग ट्रेन हो चाहे गुड्स ट्रेन हो, जो सीआर का प्रेशर है वो 5 kg होता है। क्योंकि अगर गुड्स ट्रेन की बात की जाए, अगर सिंगल पाइप है तो उसमें से बीपी होता है और बीपी का प्रेशर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जो हमारा सीआर है वो हमेशा बीपी से चार्ज होता है। तो चाहे हमारी कोचिंग ट्रेन हो, चाहे आईसीएफ हो, चाहे एलएचबी हो, चाहे हमारे वैगन हो, कोई भी हो, अगर सीआर का प्रेशर पूछा जाए तो सीआर का प्रेशर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ट्विन पाइप में एफपी होता है जिसका प्रेशर 6 किलो होता है, लेकिन उससे सिर्फ हमारा एआर, एक्सिलरी रिजर्वायर हमारा चार्ज होता है। तो सीआर का प्रेशर हमेशा 5 kg होता है और एआर का प्रेशर हमेशा 6 kg होता है, क्योंकि वो एफपी से चार्ज होता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 132, इन कोचिंग ट्रेन्स एआर एक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज टू। जो हमारा कोचिंग ट्रेन है, जो कोचिंग ट्रेन के अंदर जो हमारा एआर है, एक्सिलरी रिजर्वायर, वो कितने प्रेशर से चार्ज होता है। तो सिंपल से आज 6 किलोग्राम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा एआर है वो हमेशा एफपी से चार्ज होता है, एफपी लगा ही रहता है एआर को चार्ज करने के लिए, और एफपी का प्रेशर 6 kg होता है, इसलिए एआर जो चार्ज होता है 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से चार्ज होता है। अच्छा, ऊपर वाले जो क्वेश्चन था 131, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा है 5 किलोग्राम। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 133, रिड्यूशन इन बीपी प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन इज। मिनिमम एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर कितना कम होता है। तो ये होता है 0.5 से 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 134, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन इज। सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर कितना रिडक्शन होता है। तो ये होता है 0.8 से 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 135, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर फुल सर्विस एप्लीकेशन इज। फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर कितना होता है। 1.0 से कितना रिडक्शन होता है, 1.0 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 136, रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर इमरजेंसी एप्लीकेशन। इमरजेंसी एप्लीकेशन के दौरान बीपी प्रेशर का रिडक्शन पूछा जा रहा है, तो ये होता है 1.5 से यहाँ पे 3.8 किलोग्राम सेंटीमीटर। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 137, प्रत्येक कोच में फ्रेम के नीचे एयर ब्रेक सिस्टम के साथ कितने डर्ट कलेक्टर लगे होते हैं। यानी कि हर कोच में जो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम वाला कोच है उसमें डर्ट कलेक्टर की संख्या पूछी जा रही है। तो टोटल उनकी संख्या 2 होती है यहाँ पे। यानी कि अगर यहाँ कोच की बात हो रही है तो कोच में ट्विन ब्रेक सिस्टम होता है, तो ट्विन ब्रेक सिस्टम में 2 यहाँ पे डर्ट कलेक्टर लगे होते हैं, जो एक एफपी में होता है, एक बीपी में होता है। और अगर गुड्स की बात की जाए, वैगन की बात की जाए, सिंगल यहाँ पे ट्रेन की बात की जाए, तो वहाँ 3 वे लगा होता है। जो हमारा डर्ट कलेक्टर होता है वो 3 वे होता है, जबकि जो हमारे पैसेंजर ट्रेन होते हैं उसमें 2 वे होता है। यानी कि 2 ही पाइप होते हैं, एक तरफ से हवा जाता है और दूसरी तरफ से हवा निकलता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 138, व्हाट इज़ द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल के चौक का डायमीटर कितना होता है। तो ये 80 mm होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आता है एग्जाम में, मैंने देखा है कि बड़ा कॉमन सवाल है, ये बहुत बार आता है।